हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपर ग्राइड सीवीटी प्लस बोर्ड्स। हाँ जी, मैं हूँ आपकी पल्लवी मैम। और मैंने क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम का एक डिटेल सॉल्यूशन वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तो देखिए बच्चों, मैं आ चुकी हूँ आपके ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का डिटेल वीडियो लेकर। बेटा ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसका एनालिसिस हमने कल डिस्कस किया था। आज मैं उसके डिटेल सॉल्यूशंस आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू कर देते हैं। ये पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और अब हम देखने वाले हैं वन बाय वन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। रीड द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन कौन से लैंड पोल्यूशन के सोर्सेज हैं? इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज, बिल्कुल। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यस। प्रैक्टिस ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, बेटा प्रैक्टिस ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो केमिकल्स को यूज नहीं करती है, वो बहुत एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं करती है, उसमें लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं होगा। अगला क्या आ जाता है? यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जब एक्सेस अमाउंट में पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन बिल्कुल होता ही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है सी, 1, 2 एंड 4 ओनली, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, उससे लैंड पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेसिटीज in the area of health, education, and access to resources is the key to increasing human development. The above statement is related to which of the following approaches? Building of human capacities, हमने अलग अलग अप्रोचेस पढ़ी थी किस चीज की? ह्यूमन डेवलपमेंट की। उसमें से ह्यूमन कैपेसिटीज डेवलप करने वाली अप्रोच होती है बेटा ऑप्शन नंबर डी, कैपेबिलिटी अप्रोच। और ये अप्रोच किसने दी थी? हाँ जी, वेरी गुड, आप सभी को मालूम है कि अमर्त्य सेन ने ये अप्रोच को फॉर्मुलेट किया था, है ना। चलिए इनकम अप्रोच में लेवल ऑफ इनकम को लेवल ऑफ फ्रीडम से मैच किया जाता है और जितनी ज्यादा लेवल ऑफ इनकम उतनी ज्यादा हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है। वेलफेयर अप्रोच में जो ह्यूमंस हैं उन्हें रेसिपिएंट माना जाता है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का। वो जब तक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स पे जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है और लोग वेलफेयर स्कीम्स का जितना ज्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं उतना ज्यादा उनको वेलफेयर अप्रोच, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इसे कहते हैं वेलफेयर अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच जो होती है बेटा, उसमें आईएलओ ने 6 बेसिक नीड्स की लिस्ट दी थी जिसमें हाउस, फूड, शेल्टर, ऐसी सारी बेसिक नीड्स थी और उसे कहते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच में ह्यूमन कैपेसिटीज इंक्रीज करने की बात होती है। जो अप्रोच दी थी अमर्त्य सेन जी ने, जो एक नोबेल लॉरेट है इंडिया के। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल? कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है बच्चे? जिसमें जो लोग होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं, रिसोर्सेज को साथ लाते हैं और साथ साथ में एक दूसरे की कोऑपरेशन से अपनी फार्मिंग एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं। और ये सबसे सक्सेसफुल थी इन द कंट्री ऑफ डेनमार्क। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। अगले ऑप्शन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड वेस्ट? इनमें से सॉलिड वेस्ट कौन सा है? किचन डिस्कार्डेड आइटम जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक सॉइल में नहीं रहने वाले हैं। पॉलिथीन बैग्स, हाँ जी बच्चे, पॉलिथीन बैग्स है सॉलिड वेस्ट का एग्जाम्पल, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो अगर लैंड में जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक उसकी लाइफ होने वाली है और वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होने वाला है। वहीं अगर बात करते हैं प्लांट लीव्स एंड ब्रांचेस या ओल्ड न्यूज़पेपर्स की, ये दोनों भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो समय के साथ सॉइल में डिग्रेड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पॉलिथीन बैग्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टू टर्मिनल पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को इंडिया के सदर्न पार्ट से जोड़ता है। नॉर्थ से साउथ तक जो एक मेजर रोड बनी हुई है इंडिया में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए, उसे हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जम्मू कश्मीर वाला स्टेट जहां की कैपिटल है, हाँ जी, श्रीनगर। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का तमिलनाडु का कन्याकुमारी। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। Which of the following seaport in India has been developed specially to import petroleum and fertilizers? किस seaport का import fertilizers और pesticide, fertilizers और petroleum products के लिए कौन सा seaport specially बनाया गया था? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कांडला। ठीक है, ऑप्शन सी कंडला जो है वो स्पेशली
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए। मरमगांव पोर्ट की बात करें तो आयरन ओर एक्सपोर्ट वहां पे बहुत ज्यादा होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, मुंबई मेजर सी पोर्ट है इंडिया का, जहां से बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो वो है कांडला पोर्ट। ठीक है, अगले स्टेट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कमोडिटीज of Indian export during 2016-17 in descending order of their percentage and choose the correct option। descending order of their percentage है, उसका correct option choose करना है। सबसे ज्यादा हम क्या import करते हैं बेटा? सबसे ज्यादा हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट की बात है, सबसे ज्यादा हम अराउंड 60% एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो हमारा करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो सबसे पहले आ जाता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। फिर उसके बाद ऑन नंबर 2 इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अराउंड 15% हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आ जाता है क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स ऑन नंबर 3, और सबसे कम अराउंड 0.6% हम एक्सपोर्ट करते हैं ओर्स एंड मिनरल्स। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 1 एंड 4। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। हमें मैच करना है रेलवे जोन्स को उनके हेडक्वार्टर्स से। सो नॉर्थ ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है? सबसे पहले हमें बताना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है। तो बेटा नॉर्थ ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है गोरखपुर। वेस्टर्न सेंट्रल का कौन सा है? अगर हम बता देते हैं वेस्टर्न सेंट्रल का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो बेटा वेस्टर्न सेंट्रल का हेडक्वार्टर है जबलपुर, ईस्टर्न सेंट्रल का हेडक्वार्टर है हाजीपुर और सदर्न सेंट्रल का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, रेलवे को इंडिया में 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मैनेजमेंट, ताकि वहां का मैनेजमेंट कन्वीनियंटली चल सके, और कुछ इस तरह से अलग अलग जोन्स के अलग अलग हेडक्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर लिस्ट आपकी बुक में दी हुई है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक, चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंट्रीपोर्ट पोर्ट? इनमें से एंट्रीपोर्ट पोर्ट कौन सा है? तो बेटा एशिया का जो एंट्रीपोर्ट पोर्ट है वो है आपका ऑप्शन सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन सी सिंगापुर। ठीक है, एंट्रीपोर्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का में एशिया का मेजर? वो है सिंगापुर। और अगर हम बात करें माराकाइबो और त्रिपोली की, तो ये जो है एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स नहीं है, ना ही आबुदान है। फाइन, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सी रूट कनेक्ट्स वैंकूवर एंड योकोहामा? वैंकूवर कहाँ है बच्चे? वैंकूवर एक मेजर सी पोर्ट है कनाडा में, जो कि पार्ट होता है नॉर्दर्न अमेरिका का। अगर हम इस तरह से देखें, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है जहां पर वैंकूवर है, ये एशिया का पार्ट है जापान जहां पर योकोहामा है, इसके बीच में आता है पैसिफिक ओशन। ठीक है, और पैसिफिक ओशन का ये है नॉर्दर्न पार्ट, तो ये हो जाता है आपका नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। ठीक है, हम जा रहे हैं वैंकूवर कनाडा से योकोहामा जापान, पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न पार्ट पे, वो हो जाता है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द क्वाटरनरी एक्टिविटीज कैन बी आउटसोर्स। क्वाटरनरी एक्टिविटीज कौन सी होती है बेटा? नॉलेज बेस्ड, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सारी होती हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज। और हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था कि जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रिलेटेड नहीं है, इसलिए उनको आउटसोर्स करना आसान होता है, तो ये आउटसोर्स की जा सकती है। सर्विसेज आर नॉट नेसेसरीली बेस्ड ऑन रिसोर्सेज एंड मार्केट। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए उनको आउटसोर्स किया जा सकता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। Again, two statements are given as assertion and reason. You have to identify. Manpower is an important component of service sector. बिल्कुल, सर्विस सेक्टर में मैन पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि एक्चुअल काम जो है सर्विसेज पे डिपेंड कर रहा है। सर्विसेज कौन प्रोवाइड करने वाला है? मैन पावर। उनकी नॉलेज कैसा है, उनकी स्किल्स कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। तो बिल्कुल टर्शियरी सेक्टर जो होता है मोस्टली सर्विस सेक्टर होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है, कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, जहां पर जो लेबर होता है वो स्किल्ड होता है, ट्रेन मैन पावर होता है। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी यहां पर भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हमें टाइप ऑफ इंडस्ट्री को उसके एग्जाम्पल से मैच करना है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है बेटा? वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसका रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट।
ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। लाख जो है बेटा, लाख इंडस्ट्रीज इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। उससे अपना रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है लाख इंडस्ट्री को? फ्रॉम द फॉरेस्ट, रेजन्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है बेटा? सोप जो है वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। जो बाथिंग सोप्स या फिर डिफरेंट डिटर्जेंट सोप्स आप यूज करते हैं, उनमें कई सारी केमिकल प्रोसेसेस यूज होती हैं, वो हो जाती है एक केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है सॉल्ट, इसी तरह से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 4, 3, 1 एंड 2, ऑप्शन डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। आ गई है सभी को बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? आगे देख लेते हैं बेटा। चलिए, रीड द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, जिन कारणों की वजह से आप अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन को, जहां आप ओरिजिनली बिलोंग करते हो, उस जगह को छोड़कर जाते हो, वो कभी भी नेगेटिव फैक्टर्स होने वाले हैं। वो कौन से हो सकते हैं? पीस एंड स्टेबिलिटी? नहीं, ये एक पुल फैक्टर है। जिस जगह पर पीस होगा, स्टेबिलिटी होगी, आप उस जगह पर रहना कंपैरेटिवली पसंद करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं प्रोटेक्टेड है तो आप क्यों उस जगह को छोड़कर जाएंगे? नहीं। एपिडेमिक्स, बिल्कुल, जहां पर भी एपिडेमिक्स होगा, आपकी हेल्थ के लिए वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी और आप उस जगह को छोड़कर बिल्कुल जा सकते हैं। एपिडेमिक्स बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। अनप्लेजेंट क्लाइमेट, बिल्कुल, अगर कहीं का प्लेजेंट क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट आपको पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं है, आपको सूट नहीं करता, तो आप बिल्कुल क्लाइमेट उस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। सो ऑप्शन 3 एंड 4 बिकम द करेक्ट ऑप्शन। ओनली 3 एंड 4, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये पिक्चर जो है ये है किस कैनाल की? देख लेंगे, अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है ना? कौन सा है ये? कोलन दिख रहा है, पनामा दिख रहा है, ये हो जाता है। ओके, सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पिक्चर। ये पनामा कैनाल की पिक्चर गलती से आ गई है, जबकि आपके एग्जाम में आया था नेशनल वाटरवे नंबर 3 की पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर को आपको कंसिडर नहीं करना है, ये गलत पिक्चर आ चुकी है। आपके एग्जाम में जो पिक्चर आई थी वो थी कोल्लम कोट्टापुरम नेशनल वाटरवे की, और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नेशनल वाटरवे 3। वो था कोल्लम कोट्टापुरम नेशनल वाटरवे नंबर 3। इसी तरह से जब हम देखते हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी मार्क किया हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि कोल्लम कोट्टापुरम नेशनल वाटरवे है। कोट्टापुरम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन हो जाता है कोल्लम, ऑप्शन ए। इस तरह से हम सभी एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं बच्चे। आपके सारे एमसीक्यूज के सवाल खत्म हो चुके हैं, हमने 17 और 17 सब सॉल्व कर लिया है। और ये मोस्टली क्वेश्चंस वो थे जो हमने पढ़ाई करी थी, वहीं से ये क्वेश्चंस बनकर आए थे बेटा। अगला जो है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी। यहाँ पे इस पिक्चर के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे पहले ये कौन सा पिक्चर, ये कौन सा वाटरवे है? ये इनलैंड वाटरवे है बेटा, ये राइन वाटरवेज है। विच वाटरवे इज गिवन? सो द गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू राइन वाटरवेज। राइन वाटरवेज कहाँ का है? यूरोप का वाटरवे है बेटा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो आपके पास में है, मेंशन द नेम ऑफ प्लेसेस मार्क्ड एज ए एंड बी। तो जो प्लेस ए मार्क की है, यहाँ पर ए पोजीशन ये है और बी पोजीशन ये है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो ए जो पोर्ट है वो है रॉटरडैम, और बी जो पोर्ट है वो है बेजल। रॉटरडैम इन नीदरलैंड्स एंड बेजल इन स्विट्जरलैंड। प्लेस ए एंड बी को आप मार्क कर चुके हैं। अगली चीज जो पूछी गई है, यू हैव टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। इस वाटरवे की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज वाइटल फॉर यूरोपियन ट्रेड, यूरोपियन ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडस्ट्रियल रीजन्स को कनेक्ट करता है, मेजर पोर्ट्स को एक्सेस प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करता है, कॉमर्स और ट्रेड को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस द कंट्रीज को एनहांस करता है। अल्टीमेटली कई सारे बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, इकोनॉमी को एक बूस्ट दे रहा है अलग अलग तरह से। इसीलिए ये जो वाटरवे है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ रही है सभी को बात समझ में? अगला जो एक पैसेज है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। वो एक पैसेज दिया था धारावी के बारे में। धारावी का जो आपका केस स्टडी आपकी बुक में दी हुई है, वहां से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशंस ऑफ धारावी। पैसेज के बेसिस पर धारावी कैसी जगह है? नैरो, कंजेस्टेड लेन्स, टेम्पररी बिल्डिंग्स एंड ओवर क्राउडेड लिविंग स्पेसेस। किस तरह की है? कंजेस्टेड है, ओवर क्राउडेड जगह है, जहां पे एक कमरे में कितने 10-10, 12-12 लोग एक साथ रहते हैं।
इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनएडिक्वेट विथ लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लिमिटेड है, बेसिक एम्यूनिटीज बहुत ही कम है। बेसिक एम्यूनिटीज क्या हो जाती है बेटा, जैसे आपकी हाउसिंग, एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, प्रॉपर हाउसिंग मिल पा रही है क्या, नहीं मिल पा रही है। और फिर उसके अलावा क्या चीज आ जाती है, हाँ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है। चैलेंजिंग लिविंग कंडीशंस हो जाती है। अल्टीमेटली फिजिकल कंडीशंस कैसी है, आपके लिए चैलेंजिंग लिविंग कंडीशंस बना देती हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है बेटा, मेजर प्रॉब्लम है ओवरक्राउडिंग एंड इनएडिक्वेट लिविंग कंडीशंस। जो कंजेशन वहां पे है, ओवरक्राउडिंग वहां पे, लिमिटेड लिविंग स्पेस जो है वो वहां की एक मेजर कंस्ट्रेंट है, मेजर प्रॉब्लम है। families cramming into small single room dwellings leading to poor sanitation and health hazard। अब उसका हमको, मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है ना। सब लोग अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। साथ साथ में आपने एक एग्जांपल भी हो सकता है लिखा हो कि इन अ सिंगल रूम 10 to 12 people tend to live, है ना, वो भी एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ धारावी। धारावी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें स्वच्छ भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव बताना है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड क्लेनलीनेस। ऑब्वियसली स्वच्छ भारत मिशन जो है सैनिटेशन और क्लेनलीनेस पर फोकस करता है। और धारावी में ये किस तरह से, अनकलेक्टेड गार्बेज, फाउल स्मेल, स्टैग्नेंट पूल्स टू क्रिएट हेल्थियर लिविंग एनवायरनमेंट। स्वच्छ भारत मिशन का वहां ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि एक हेल्दी लिविंग कंडीशन बनाई जा सके, जो गार्बेज है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो पाए, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हो पाए। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन जो है वो काम कर रहा है धारावी रीजन में। यही आपको आंसर में लिखना था। यहाँ तक की सब चीजें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी में, जहां पर आपसे पूछे गए थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। ठीक है, हम ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन ही जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नेचर और ह्यूमन इनसेपरेबल है। किस तरह से, इन द रेलम ऑफ ज्योग्राफी interdependence between nature and humans is the fundamental concept. This symbiotic relationship underscores the interconnectedness, mutual influence between natural process and human activities। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है नेचर और ह्यूमन। और ये हम किन किन एग्जांपल्स में बता सकते हैं, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन की जब हम बात करेंगे, इसके अलावा जब आप मेनली एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन की बात करते हैं और इन एग्जांपल्स को यहाँ पे समझा देते हैं, तो आप इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नेचर और ह्यूमंस किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आ गई सभी को बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा, हाउ डज लैंडफॉर्म्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। लैंडफॉर्म्स किसी भी वर्ल्ड पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। हमने बताया था कि लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को प्ले करने में। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन सेटलमेंट, आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं कैसे, जैसे फ्लैट प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वहां पर फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा सकता है। माउंटेनियस रीजन, वहां पे जो लिविंग कंडीशन होती है एक्सट्रीम होती है, जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, वहां पर घर बनाना या इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। हिमालयस इन एशिया या एंडीज इन साउथ अमेरिका, वहां पर बहुत ज्यादा लोग क्यों नहीं रहते, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों के ना रहने का कारण बच्चे यही है, क्योंकि माउंटेन्स आर नॉट वेरी हैबिटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। अगला एग्जांपल देख लेंगे, कोस्टल एरियाज, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा होता है, पोर्ट्स की लोकेशन होती है, फिशिंग एक्टिविटीज एज कमर्शियल एक्टिविटी प्रैक्टिस की जा सकती है। कोस्टल सैंड्स, कई बार कोस्टल एरिया में जो लैंड होता है, रिवर्स डेल्टा बनाती है, बहुत फर्टाइल लैंड होता है उस डेल्टा का, वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना आसान है। ओके, मुंबई, न्यूयॉर्क, ये जो कोस्टल सिटीज हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक होती है। डेजर्ट्स की अगर बात करें, डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं और वहां की पॉपुलेशन बहुत लो होती है, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एरिड कंडीशन, वाटर रिसोर्सेज भी लिमिटेड होती है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती है। इसमें से कोई भी दो एग्जांपल्स अगर आपने लिखे होंगे, तीन एग्जांपल्स आपने लिखे होंगे, अच्छा खासा आंसर आपका बन गया है सभी का। कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि लैंडफॉर्म सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं। मैंने आपको बताया था कि बेटा आंसर लिखते वक्त एक स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी है, और इसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट पे मैंने आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर पूछा गया है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की कैसी होती हैं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, न्यूक्लिएटेड पैटर्न होता है, लैंड यूज कैसा होता है, मिक्स्ड यूज होता है। सबसे पहले अपने क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। कॉमन फीचर है रूरल एरिया का,
डिस्टिंक्ट स्पेशल अरेंजमेंट होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, उनका अलग अलग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो उनका लेआउट को एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ ही में आप इसके एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते थे कि क्लस्टर सेटलमेंट्स क्या होती हैं। अल्टीमेटली आपको एक फाइनल कंक्लूजन लिखना था कि उनका नेचर कैसा होता है, किस तरह से वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, लैंड यूज पैटर्न कैसा होता है, मिक्स्ड लैंड यूज पैटर्न होता है। यही सब चीजें आप जब अपने आंसर में लिख देंगे विद एग्जाम्पल्स तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में विद और था क्वेश्चन नंबर 22 में कि सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स को आपको बताना था। तो बेटा सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स का क्या होता है, यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स जो होता है उनका यूनिक होता है। तो सेमी क्लस्टर्ड का लेआउट कैसा होता है, मिक्स ऑफ क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स्ड पैटर्न्स होता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है मेनली, और सोशल कोहेशन और किनशिप टाइज उनका एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है, जिसके साथ में आप एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर सकते थे। इस तरह से एक फाइनल कंक्लूजन लिखने के बाद में आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, बेटा एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, ये ज्योग्राफी है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, मैपिंग क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, साथ ही साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो काफी स्पेसिफिक हो सकते हैं। लेकिन जो डिटेल आंसर क्वेश्चंस है सेक्शन सी और सेक्शन डी के स्पेशली, वहां पर ये एक मॉडल आंसर है। आपने भी जो आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा बेटा वो बिल्कुल सही हो सकता है अगर आपने मेन एरियाज को कवर करा है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम्पल सही लिखे हैं, आपने हेडिंग्स और पॉइंट सही लिखे हैं, अगर आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में भी आंसर लिखा है तो गलती कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो आपका सही है ना। ये तो जस्ट एक मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जिस तरह से हमने सीबीएसई की मॉडल आंसर कॉपी देखी थी उस तरह के उस बेसिस पर मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर बनाया हुआ है। ठीक है, misuse of any resource will lead to fewer opportunities for future generation. Explain the statement with example in context of sustainable development. तो सबसे पहले बेटा हमें sustainable development को डिफाइन करना होगा, फिर दो तीन एग्जाम्पल्स के साथ में हम ये समझाएंगे कि किस तरह से रिसोर्सेज का मिसयूज होने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पर होती है, और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन दे देंगे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या होता है कि आज आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें, ओके, रिस्पॉन्सिबल यूज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own need. ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ जाता है, meeting the needs of present without compromising the needs of future generation. ठीक है, ये आ जाती है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या कीवर्ड हम जो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अगर आपने आपके वर्ड्स में भी लिखा है तो सही लिखा है, कोई गलत नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल हम दे देते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अगर आज के समय पर आप रेकलेसली ट्रीज को कट करेंगे, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, तो परेशानी क्या हो जाएगी, आने वाली जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्मेट में वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, ओवरफिशिंग, एक्सेसिव वाटर कंजम्पशन, ये सारे वो एग्जांपल्स हो जाते हैं। अगर आप आज रिसोर्सेज का रेकलेस यूज करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ओवर यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा उनको यूज करेंगे, उनका वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा, यही आपको बताना है। threatens the prospect of sustainable development, compromising the well-being and opportunities for future generation. इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आज के समय पर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें। इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते थे इस आंसर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटा सेक्शन सी में। इसी में एक और में क्वेश्चन था, वेलफेयर अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एम्फसाइजेस द एक्शंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। वेलफेयर अप्रोच क्या होता है बेटा, वेलफेयर अप्रोच जो होता है उसमें ये माना जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ह्यूमन बीइंग्स आर रेसिपिएंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसीज होती हैं उससे ह्यूमन बीइंग्स को बेनिफिट रिसीव करना होता है ना, तो वो होती है वेलफेयर अप्रोच। ठीक है, इसका फोकस होता है वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स पे। काम क्या क्या करना होता है, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स पे फोकस, एजुकेशन पे फोकस, सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेकर आना। सोशल वेलफेयर स्कीम्स जैसे फूड सब्सिडीज, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हाउसिंग असिस्टेंस, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, ये सारे स्टेप्स जो गवर्नमेंट लेती है और उसके कॉमन लोग जो है उन चीजों से बेनिफिट करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, और उनका लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, उसे हम वेलफेयर अप्रोच में मानते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक एक्शन एम्ड एट इंप्रूविंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इसे आपको इस आंसर में लिखना था। इस तरह से हमारा सेक्शन सी भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन डी पर आ जाते हैं बेटा, 24 to 28 है, लॉन्ग आंसर टाइप, 5 मार्कर क्वेश्चन है,
150 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है इसमें, अराउंड 2 पेजेस का आंसर आपको लिखना चाहिए था इस पेपर में, ठीक है। अब एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इसका एक क्वेश्चन ये था। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कई सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होता है, उनमें से कुछ फैक्टर्स जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, कहीं किसी रीजन की फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है, जैसे कि अगर फेवरेबल फिजिकल फीचर्स हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज है, वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। हम एग्जाम्पल साथ में लिख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र वैली का, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट एक और फैक्टर आ जाता है। जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, अच्छे क्लाइमेट की जगह पर ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है। जैसे अगर हिमालयन रीजन या थार डेजर्ट की बात करें, वहां पे हार्श क्लाइमेट होने की वजह से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती है, ओके। उस तरह से वहां की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इफेक्ट हो जाता है। आगे और पॉइंट्स अगर हम देखेंगे, किस जगह पे कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी कुछ वो पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। अल्टीमेटली आपको एक ब्रीफ कंक्लूजन लिख देना है इसका, ठीक है, कि किस तरह से अलग अलग जो फैक्टर्स हैं ओवरऑल उनके कॉम्बिनेशन से किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इफेक्ट होता है। आ रही है सभी को बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चल देंगे बेटा। एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स ऑफ फीचर्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन द वर्ल्ड विद एग्जांपल। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है बेटा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिक्स्ड फार्मिंग वो होती है जिसमें एग्रीकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग साथ साथ में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। द क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड एंड लाइवस्टॉक्स आर कल्टीवेटेड टुगेदर ऑन द सेम फार्म, एक ही फार्म पे। ये कहाँ पे मेजरली प्रैक्टिस की जाती है? इट इज मेनली प्रैक्टिस इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें फीचर्स बताना है, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? मतलब कि आप एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ में आप एनिमल रेयरिंग भी कर रहे हो, कल्टीवेशन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप, अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स आप कल्टीवेट कर रहे हो, एक टाइप ऑफ क्रॉप पे आपकी डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। फार्म्स इन फ्रांस ग्रो वीट अलोंगसाइड रेजिंग कैटल एंड पोल्ट्री, ये आपका एक मेजर एग्जांपल हो जाता है। अगला फीचर क्या हो जाता है मिक्स फार्मिंग का, कि वहां पे रिस्क रिडक्शन हो जाता है। रिस्क जो है आपका वो बहुत कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंस है वो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रॉप फेल ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक कैन कंपेंसेट फॉर द लॉस। अगर आपका क्रॉप फेल हो जाता है तो इनकम, लाइव स्टॉक से जो इनकम आने वाली है वो आपके लॉस को कंपेंसेट कर देगी, है ना। इसी तरह से अगर हम और फीचर्स की बात करें, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है, क्योंकि आप सिंगल टाइप का क्रॉप यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, एनिमल मैन्योर कई बार फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है। लैंड का यूज जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। जो क्रॉप से रेसिड्यू बच रहा है, जो क्रॉप से वेस्टेज बच रहा है, उसको एनिमल्स को फीड किया जा सकता है। कितना होलिस्टिक, रिसोर्सेज का कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का होलिस्टिक यूज हो रहा है। इनकम में स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ इनकम है, अलग अलग सोर्सेज से आप इनकम को अर्न कर सकते हो, रिस्क रिड्यूस हो गया है। सो मिक्स्ड फार्मिंग इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट प्रमोट्स रेजिलियंस, है ना, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इनकम स्टेबिलिटी। अल्टीमेटली उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसे हमने डिटेल में इस आंसर में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये हो गए हैं मिक्स्ड फार्मिंग के फीचर्स। इसी में और में क्वेश्चन था बेटा, डेयरी फार्मिंग के फीचर्स आपको बताने थे। तो डेयरी फार्मिंग एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का, जिसके कई सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। आप इसको इंट्रोडक्शन को और थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते थे कि डेयरी फार्मिंग में मेनली मिल्चिंग एनिमल्स को रियर किया जाता है, ठीक है। इंटेंसिव मैनेजमेंट, बेटा डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका हाई मिल्क प्रोडक्शन इंश्योर करने के लिए उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना होता है, जिसे हम इंटेंसिव मैनेजमेंट कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ब्रीड्स, जो ब्रीड ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग होती है, जैसे कि हम बात करें अगर आपकी देसी गाय है या लोकल काउ है, वो उतनी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी कंपैरेटिवली जो बहुत ज्यादा हाइब्रिड वेराइटीज है, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग वेराइटीज है, उन पर अगर आप फोकस करेंगे तो वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, उन स्पेशलाइज्ड ब्रीड्स पर ज्यादा फोकस होता है। इवन ब्रीडिंग स्पेशली, फीड एंड न्यूट्रिशन, जो आपके डेयरी एनिमल्स हैं उनको अच्छा खाना देना, उनके न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना, ताकि जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, ये एक मेजर क्वालिटी होती है, एक मेजर फीचर होता है डेयरी फार्मिंग का, ठीक है बच्चे। अगला फीचर क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छे से यूज की जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्चिंग मशीन्स होती हैं, एनिमल्स का ध्यान रखने के लिए, एनिमल्स को मॉनिटर करने के लिए, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मशीन्स यूज होती हैं। एक और मेजर फीचर इसका ये होता है कि यहाँ पर
वेटनरी सर्विसेज पर, हेल्थ ऑफ द एनिमल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक और मेजर फीचर है वैल्यू एडिशन का, कि जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं उनमें वैल्यू ऐड की जाती है। मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इट कैन बी कर्ड, इट कैन बी पनीर, इट कैन बी घी, बटर, अदर थिंग। ठीक है, डेयरी फार्मिंग इज ग्लोबली exhibit feature of intensive management, specialized breeds, टेलर न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। इसी तरह से आप एक ब्रीफ कंक्लूजन लिख के इस आंसर को फिनिश कर सकते थे। बेटा 5 पॉइंट्स का बेसिक सब हेडिंग बनाइए, उन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा। एक काफी अच्छा आंसर आपका यहाँ बन सकता था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 टाइप ऑफ पोर्ट्स बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, हम पोर्ट्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अगर हम स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करें, ऑयल पोर्ट है ना, पोर्ट ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, एंट्री पोर्ट, नेवल पोर्ट। प्रॉपर डेफिनेशन और डिस्टिंक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है, वही डेफिनेशंस को आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना था। ऑयल पोर्ट्स क्या होता है? मेनली प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल हो जाता है। एग्जांपल्स माराकाइबो, इशिकारा, त्रिपोली, आबदान, ये सारे कौन से हैं? ये सारे ऑयल पोर्ट्स हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में एक एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, पोर्ट्स ऑफ कॉल, जो बीच में इतने लंबे लंबी शिप जर्नीज में पोर्ट को अगर किसी की जरूरत, बीच में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है किसी शिप को, तो उसे हम कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। जैसे कि आदेन, होनोलुलु, सिंगापुर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल। पैकेट स्टेशन क्या होता है? जिसे हम फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं बेटा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल्स एंड पैसेंजर्स अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, पैकेट स्टेशन क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल क्या आ जाता है? डोवर इन इंग्लैंड, कैलिसन फ्रांस। बेटा एग्जाम्पल्स के साथ ये आंसर लिखना बहुत जरूरी था। अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, अभी से सोच लो, है ना। अगला आ जाता है एंट्रीपोर्ट, कलेक्टिंग सेंटर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जहां गुड्स एंड सर्विसेज आती है और एक जगह पे कलेक्ट होती हैं, उसे कहते हैं एंट्रीपोर्ट। जैसे सिंगापुर एक एंट्रीपोर्ट है, यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में था, एमसीक्यूज में। नेवल पोर्ट्स, ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जिनकी बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे नेवल स्टेशन होता है, वॉरशिप्स को स्टेशन किया जाता है, उन्हें कहते हैं नेवल पोर्ट्स। कोच्चि, कारवार, एमपी इंडिया में, और वो एक आपके नेवल पोर्ट्स होते हैं। तो पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अल्टीमेटली आपको कंक्लूड आप पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस से कर सकते हो। उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेड फैसिलिटेट करने में, ट्रांसपोर्टेशन में। उन्हें गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। किस तरह से ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, इस तरह से आप एक कंक्लूजन लिख के उस चीज को खत्म कर सकते हैं इस आंसर को। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे, इसी का सेकंड पार्ट था, डिस्क्राइब एनी 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड किस बेसिस पर होता है? आप ब्रीफली इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। आप एक हेडिंग बना सकते हैं बेसिस करके, फिर आप बता सकते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज में डिफरेंस, पॉपुलेशन फैक्टर्स, कल्चर होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है, किस तरह से ये चीजें इफेक्ट करती हैं, अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसी वजह से सारी चीजें हर जगह पर प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं। लोग कंट्रीज का मिनरल रिसोर्स डिफरेंस होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हो पाता है। लोगों की कल्चरल चॉइसेस अलग होती हैं। पॉपुलेशन का साइज अगर बहुत ज्यादा है, रिसोर्स बेस कम है, तो इट इज नेसेसरी टू इम्पोर्ट, है ना। आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक जरूरत बन जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्टेज, और ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक ऐसे फैक्टर्स हैं, ये भी वो बेसिस हैं जिन पे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इन्हीं की सब हेडिंग्स को आपको ब्रीफ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके 2 पेजेस का एक अच्छा आंसर बनाना था। मेजर 5 पॉइंट्स इंक्लूड करने के बाद, इंटरनेशनल ट्रेड इज शेप्ड बाय डाइवर्स फैक्टर्स, है ना। एक क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, उनको आप कंक्लूजन में लिख के ओवरऑल अपने आंसर को सम अप करके अपना आंसर एंड कर सकते थे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 27, 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन। भारमौर रीजन में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1975 में इंक्रीज हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जिसका मेजर फोकस था वहां की इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग को इंक्रीज करना। उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हुआ है, वाटर सप्लाई, रोड्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सभी कुछ ही अवेलेबिलिटी है आज के टाइम वहां पे। लिटरेसी रेट्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि इनिशियली 1.88% था 1971 में फॉर वुमेन, वो बढ़ के हो गया है 65% इन 2011। इस तरह से आप लिटरेसी रेट्स बताएंगे। आप ये बता सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई है, जो गैप था मेल और फीमेल्स के बीच में वो रिड्यूस हुआ है। एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ में चाइल्ड मैरिज रेट्स डिक्रीज हुए। ये सारे पार्ट्स को आपको क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए हैं उस इनिशिएटिव के, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, ये सब आपको इस तरह से सब हेडिंग्स बनाकर आप एक बहुत अच्छा आंसर
लिख सकते हैं, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, क्या सोशल डेवलपमेंट से। ठीक है, ओवरऑल आईटीडीपी हैज ब्रॉट पॉजिटिव चेंजेस इन द भारमोर रीजन, वहां की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छा कर दिया है, एजुकेशन प्रमोट हुई है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हुई है, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28, एनालाइज 5 यूटिलिटीज ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इन इंडिया। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हम बता सकते हैं कि इंडिया में ओनरशिप के बेसिस पे दो टाइप के लैंड होते हैं, प्राइवेट रिसोर्स और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है, जिसपे कम्युनिटी का ओनरशिप होती है, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो जाके उसके रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। क्या उसका क्या क्या यूज हो सकता है, लाइवलीहुड सपोर्ट में फॉडर एंड फ्यूल आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी वहां कंजर्व होती है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं जिनके पास में लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो अपना जो है लाइवलीहुड वहां से चला सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस के लिए वहां पे बहुत सारे ट्रेडिशंस रिचुअल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विमेन को बहुत ज्यादा एम्पावर करता है, क्योंकि विमेन वहां पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से अपने घर के लिए फ्यूल वुड लेकर आ सकती हैं और वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर सकते हैं, इस तरह से विमेन को एम्पावरमेंट मिलता है। तो आप एक कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइवलीहुड सपोर्ट में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। अल्टीमेटली आपने क्या किया है, अपने जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको सम अप करके कंक्लूजन में लिख दिया है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ओवरऑल इस तरह से आपका ये सेक्शन डी का लास्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का भी कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि वर्ल्ड मैपिंग का है। मैं फिर से आपसे एक बात मेंशन करूंगी, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड मैप है उस पे जो लोकेशंस आइडेंटिफाइड होती हैं, उन मार्क लोकेशंस को हमें आइडेंटिफाई करके क्या करना होता है, आंसर में लिखना होता है। बट आपका मैप क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट के साथ सबमिट हो जाता है, इसलिए हमें मैप नहीं मिल पाया है और मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी। हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हमें इंडिया मैप पर मार्किंग करनी है। स्टेट विद लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, बेटा ये है अरुणाचल प्रदेश। कई बार हमने क्लासेस में प्रैक्टिस किया था, ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। हम नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश की शेडिंग कर देंगे अलग तरह से और यहाँ पे मेंशन कर देंगे 30.1 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी हम इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ। नीट एंड क्लीन बस आपको मार्किंग करनी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, हम सभी को मालूम है कि शुगर केन प्रोडक्शन में जो सबसे नंबर 1 स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। आपको आंसर में लिख देना उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश में प्रॉपर शेडिंग कर देनी है और आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं 30.2 उत्तर प्रदेश, है ना। आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। स्टेट लीडिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, सभी को मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। कौन सा स्टेट है जो कॉफी प्रोडक्शन में लीड करता है, बेटा वो स्टेट है कर्नाटका। बहुत अच्छे से जानते हैं आप सभी लोग। कर्नाटका स्टेट की हम शेडिंग कर देंगे, मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह की शेडिंग करनी है। यहाँ हम चेक्स बना दे रहे हैं, वहां हमने डैशेस बनाए थे, स्ट्रेट लाइंस बनाई थी। इस तरह से हमने 30.3 को मेंशन करके हम कर्नाटका लिख देंगे यहाँ, है ना। अगला आ जाता है कटनी कॉपर बॉक्साइट, कटनी बॉक्साइट माइंस, मध्य प्रदेश में यहाँ पर है कटनी माइंस। 30.4 लिख देंगे आप कटनी। अगला आ जाता है बरौनी ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पर आपकी बरौनी ऑयल रिफाइनरी बिहार में लोकेटेड है, आप लिख देंगे 30.5 बरौनी। अगला आ जाता है बेटा पारादीप मेजर पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग में दिक्कत, जगह नहीं बचेगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 30.4 कटनी। यहाँ पर आपका जो पारादीप पोर्ट है वो आ जाता है 30.5 पारादीप। बेटा मैं आपको सारे के सारे मार्क करके बता रही हूँ, है ना, मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स की मार्किंग करके बताने वाली हूँ 7 on 7। बट आपने 5 ही अटेम्प्ट किए होंगे एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यही होता है कि आपको सिर्फ 5 लोकेशन अटेम्प्ट करनी है, और जिन्होंने भी 5 लोकेशन सही मार्क की हैं वो सबके 5 on 5 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। देन ठीक है, दिस इज 30.6 एंड 30.7 इज हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तेलंगाना स्टेट में,
30.7 आ जाते हैं हम हैदराबाद पे। इस तरह से बेटा आपका पूरा पेपर का जो है सॉल्व हो जा रहा है। आपके पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को मेंशन करूंगी कि आपका सेक्शन ए और सेक्शन ई जो है स्पेसिफिक है। सेक्शन बी, सी और डी में बेटा सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, आपको थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने हैं। आपने हो सकता है अपनी लैंग्वेज में लिखे हो, पॉइंट्स को अलग तरह से लिखा हो। ठीक है, कुछ शॉर्ट लिखे हो, कुछ डिटेल लिखे हो। तो अगर आपने वर्ड लिमिट को मेंटेन किया है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन अराउंड 1 पेज में, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अराउंड 2 पेजेस में, तो बहुत अच्छी बात है, वो काफी अच्छा आंसर कहलाएगा। ठीक है, वो काफी अच्छा आंसर कहलाएगा, उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं होगी, आपको उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। आगे ये सभी को बात समझ में, ये था मेरी तरफ से ज्योग्राफी का डिटेल पेपर का सॉल्यूशन। ओके, पेपर जो आपका था ज्योग्राफी का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाने वाली है सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी इसको जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा ज्योग्राफी का एग्जाम तो खत्म हो गया है, लेकिन पल्लवी मैम आपके लिए एक और कोर्स लेकर आने वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, और वो होगा हिस्ट्री एग्जाम की बोर्ड प्रिपरेशन। अगर आपको उसकी स्टेटस अपडेट्स चाहिए, कब क्लासेस होंगी, कितने बजे होंगी, कौन कौन सी होंगी, वो सारी अपडेट्स आपको सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स के ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल पे मिलने वाली हैं। आपको कनेक्टेड रहना है सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स की टेलीग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी से। ओके, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन और अपडेट आपको यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, सो I will meet you in the next exam. So good luck for the next exam. आपका जो भी अगला एग्जाम है उसके लिए all the best and very good luck. मैं आपसे मिलने वाली हूँ हिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।